नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है, यह भी कोई कहानी है। जी हाँ, कहानी का यही शीर्षक है और कहानी के लेखक है सिंधी साहित्यकार गोविंद माल्ही जी। कहानी का हिंदी अनुवाद किया है मुरलीधर जैतली जी ने। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मोहन ने मुझे अपने घर चलने और वहां रात को ठहरने के लिए आग्रह किया और मैं फौरन रजामंद हो गया। कोई समय था कि हम दोनों का उठना बैठना, खाना पीना, घूमना फिरना और लिखना पढ़ना साथ ही होता था। वह न सिर्फ उम्र में मेरे बराबर था, बल्कि मेरा पड़ोसी भी था। पहली कक्षा से मैट्रिक तक हम दोनों एक साथ पढ़े थे। मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मैं कराची जाकर कॉलेज की दुनिया में दाखिल हुआ। उसका पिता मध्यम वर्ग का अवश्य था, पर उसमें कॉलेज का गर्दन तोड़ खर्चा भरने की ताकत न थी। मोहन कुछ समय बेरोजगार रहने के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग में मुलाजिम हो गया। हम एक बार एक दूसरे से अलग हुए तो न मिलने वाली अलग राहों पर आगे बढ़ते चले गए। वर्षों बाद जब हम आपस में मिले तो सिंध में नहीं, परंतु अहमदाबाद के गांधी चौक में। हमारे इस लंबे वियोग वाले समय में दुनिया ने ना जाने कितनी करवटें बदली थी। वह अपने विभाग की परीक्षाएं उत्तीर्ण कर रोड्स डिवीजन में हेड क्लर्क बन गया था और मैं तो साहित्य और समाज सेवा के चक्कर में फंसकर न घर का रहा और न घाट का। मोहन का घर मणिनगर में था। उसने मेरे साथ बस में बैठते हुए पूछा, तुमने शादी की है? मैंने हंसकर उत्तर दिया, मैं जिंदगी में स्वयं को अब तक व्यवस्थित नहीं समझता। किसी अन्य जाई से विवाह करके उससे भटकाना मुझे पसंद नहीं। वह आश्चर्यचकित होकर कुछ और पूछे इससे पहले मैंने ही उससे सवाल पूछ लिया, तुमने तो जरूर शादी की होगी। उसके चेहरे पर आश्चर्य की जगह खुशी की झलक दिखाई दी। खुश होते हुए उसने कहा, मेरी एक बेटी भी है, रेखा भी अब 5-6 साल की हो गई है। इतना कहने के बाद वह मुस्कुरा रहा था। मैं तुम्हें शादी का निमंत्रण भेजता, पर सिंध से निकलने के बाद यह जानना जरा कठिन हो गया कि कौन कहाँ रहता है। फिर उसने जरा गंभीर होकर कहा, तुम आते थोड़े ही। मैंने आश्चर्य से पूछा, यानी तुम्हें लिखने और भाषण करने से फुर्सत कहाँ मिलती है? वह हंसा और मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। हम दोनों घर के बरामदे में दाखिल होने ही वाले थे कि रेखा दौड़ती आई और अपने पिता से लिपट गई। उसने कहा, दादा, अब पाकिस्तान से गाय ले आए? मोहन ने मेरी ओर देखकर कहा, हमारे पड़ोसी ने कल एक गाय खरीदी। रेखा कहने लगी, मुझे भी एक गाय चाहिए। मैंने टालने के लिए उससे कह दिया, हमारी गाय पाकिस्तान में है। तो कहने लगी, पाकिस्तान से गाय ले आओ। मैं हंस पड़ा। रेखा ने फिर अपना सवाल दोहराया, आप पाकिस्तान से गाय ले आए? मोहन ने नीचे बैठकर रेखा की बाहें अपने गले में डालते हुए कहा, कल जरूर ले आऊंगा। आज अपने चाचा से तो मिलो, न, उनसे नमस्ते तो करो बेटा। रेखा ने अपनी नाजुक बाहें मोहन के गले से आजाद करके अपने कोमल हाथ मेरी ओर जोड़कर कहा, चाचा जी नमस्ते। मेरे हाथ अपने आप उसके हाथों की ओर बढ़े। मैंने उसे गोद में उठा लिया और प्यार से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, रेखा। मम्मी मुझे रेखा रानी कहकर बुलाती है। मैंने उसका दाहिना हाथ उठाकर अपने गले के पीछे घुमा लिया और खींचकर उसे छाती से लगा लिया। मोहन ने हंसकर कहा, लेखक महाशय, शादी बंधन ही सही, पर उसकी अपनी बरकतें हैं। मुझ में उसकी बात को नकारने का साहस नहीं था। मैंने चुपचाप निहायत कोमलता से रेखा को नीचे उतारा। वह दौड़ती हुई घर के भीतर चली गई। मैं एकटक उसकी ओर देखता रहा। मोहन ने मेरी मानसिक स्थिति भांप ली। उसने बात बदलते हुए कहा, बाबा प्रायः कहा करते थे, जब माखन था तब दांत नहीं थे, जब दांत है तब माखन नहीं है। मैं अभी तक दरवाजे की ओर ताक रहा था, पर मोहन ने जब मुझे अंदर चलने के लिए कहा तो मैंने खुश्क आवाज में उत्तर दिया, मैं यहीं बैठता हूँ। इतना कहकर मैं बरामदे में रखी हुई मूंज से बुनी खाट की ओर बढ़ा। मैं खाट के पास पहुंचा ही था तो उससे पहले ही घूंघट से मुंह ढाके एक औरत हाथ में शतरंजी लेकर खाट तक पहुंच गई। मोहन ने उससे शतरंजी लेकर कहा, मुंह क्यों ढाका है? ये मेरा दोस्त है, भाइयों से भी ज्यादा। उस औरत ने कोई उत्तर न दिया और न ही घूंघट ही उठाया। वह चुपचाप मोहन को शतरंजी बिछाने में मदद करती रही। शतरंजी बिछ गई तो मेरी ओर घूर कर रेखा से तकिया लेकर चारपाई के सिरहाने की ओर रखा और फिर चुपचाप अंदर चली गई।
रेखा को देखते ही मैं समझ गया था कि मोहन की पत्नी ज़रूर सुंदर होगी। औरत के हाथों और पैरों को देखने से यह भी मालूम हुआ कि वह गौर वर्ण की थी। मैं खाट पर बैठा तो मोहन कपड़े बदलने के लिए अंदर चला गया। रेखा धीरे धीरे टहलती हुई आगे बढ़ती हुई मेरे पास आई, फिर धीरे से पूछा, मैं अपनी गुड़िया तुम्हें दिखाऊं? मैंने कहा, हाँ हाँ, ले आओ। रेखा जब वापस आई तब उसके हाथों में गुड़िया नहीं, मिठाई की प्लेट थी। उसके पीछे उसकी माँ घूंघट से मुंह ढके एक छोटी तिपाई ला रही थी। मोहन ने तौलिया मेरी ओर बढ़ाया। मैं हाथ मुंह धोकर फिर अपनी खाट पर आ बैठा तो रेखा अपनी गुड़िया हाथों में लेकर हिलती डुलती मेरे पास आई। मैंने उससे कहा, वाह, तुम्हारी गुड़िया तो बहुत सुंदर है। रेखा ने पूछा, मुझसे भी सुंदर है? मैं क्षण भर के लिए कोई उत्तर न दे सका। मैंने मिठाई का एक टुकड़ा उसकी ओर बढ़ाया। नहीं, तुम तो इससे भी सुंदर हो। रेखा मिठाई न लेकर पीछे सरकती गई। मोहन ने उससे कहा, बेटा, मिठाई लो ना, यह तुम्हारे चाचा है ना। रेखा मुझसे मिठाई लेकर गुड़िया मेरे पास ही छोड़कर कमरे में अंदर चली गई। जब वह दोबारा बाहर आई तब दूर से ही मुझसे पूछती आई, आप मुझे कहानी सुनाएंगे? मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, मुझे कहानी आती ही नहीं। मम्मी तो कहती है कि आपको बहुत सारी कहानी आती है। मैंने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारी मम्मी को कैसे पता चला? इसका उत्तर मोहन ने दिया, मेरी श्रीमती जी किताबें पढ़ने की बहुत शौकीन है। मैंने तुम्हारी इतनी कहानियां नहीं पढ़ी होंगी जितनी इसने पढ़ी है। मैंने हंसकर कहा, फिर भी मुझसे मुंह ढक रही है। मोहन ने कहा, कहती है दूसरी बार जरूर खोलूंगी, उनसे उनकी कहानियों के बारे में कुछ सवाल भी पूछूंगी। मेरी जबान से अचानक निकल गया, तो आज क्यों नहीं पूछती? रेखा ने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, कहानी सुनाएंगे? जरूर। तो फिर सुनाइए ना। सोने के समय सुनाऊंगा। सोने के समय तो मम्मी मुझे कहानी सुनाती है, आप अभी सुनाइए। आज तुम मम्मी के बजाय मुझसे कहानी सुनना। तो फिर मैं आपके साथ सोऊं? मैं कोई उत्तर न दे सका। मोहन ने कहा, यह हर रोज माँ से कहानी सुनती है, फिर माँ के पास ही सो जाती है। मैंने हंसकर रेखा के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, तो फिर ठीक है, तुम आज मेरे साथ सोना। बार बार रेखा मुझे कहानी सुनाने का वचन याद दिलाती रही। रेखा के मम्मी रोटी बनाने के समय फिर मेरे सामने आई, पर तब और भी ज्यादा घूंघट के साथ। मुझे उसका घूंघट एक तरफ खटक रहा था तो उसमें छुपी हुई एक सुंदर नारी नहीं, बल्कि एक श्रद्धालु पाठक से आमने सामने होने की उत्सुकता दूसरी ओर बढ़े जा रही थी। पर मेरी जबान में इतनी ताकत पैदा न हुई कि मैं उससे कुछ बात कर सकूं। खाना खाने के बाद मोहन ने पूछा, यहाँ भोजन के बाद पान खाने की आदत तो जरूर हुई होगी। मैंने संक्षेप में उत्तर दिया, नहीं, अब तक तो नहीं। हमें तो आदत है कि पान न खाया जाए तो खाना हजम ही न हो। ऐसा कहकर वह बरामदे से नीचे उतरने लगा। मैंने पूछा, कहाँ? उसने उत्तर दिया, चलो, पान भी खा आए और थोड़ा टहल भी आए। रेखा ने जाकर अपने पिता की तर्जनी पकड़ी और कहा, पापा, मैं भी चलूंगी। मैंने बरामदे में रखी खाट की ओर बढ़ते हुए कहा, आप दोनों जाओ, मैं यहीं बैठा हूँ। रात के भोजन के बाद मुझे टहलने की आदत नहीं है। रेखा ने पापा को खींचते हुए मुझसे पूछा, आपके लिए पान लाए? जरूर, मैं कहकर चारपाई पर फिर बैठ गया। उनके जाने के बाद मेरा दिल अपने श्रद्धालु पाठक का मुंह देखने और उससे कुछ बातें करने के लिए आतुर हो उठा। चारपाई से उठकर मैं घर के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ा। अचानक पीछे से आवाज आई, मीठा पान खाएंगे या सादा? मैंने चौंक कर पीछे देखा। रेखा आधे रास्ते से दौड़ती और हांफती हुई वापस आई थी। मैंने तुरंत जवाब दिया, मेरे लिए मीठा पान लाना। रेखा दौड़ती हुई वापस चली गई। मुझ में से घर के अंदर जाने की हिम्मत निकल गई। मैं बरामदे के आगे बने ईंटों के चबूतरे पर टहलता रहा। रेखा की माँ एक बार फिर मेरे सामने आई, हाथ में दूध का गिलास लेकर। उसका चेहरा बदस्तूर घूंघट के भीतर ही था। मैंने उसके हाथों से दूध का गिलास न लिया और कहा, मैं दूध नहीं पीता। वह मुंह फेर कर वापस अंदर जाने लगी। मैंने हंसकर कहा, भाभी, आपको मेरी कौन सी कहानी पसंद है? भाभी शब्द सुनकर वह जरा रुक गई, पर उसके बाद के शब्द सुनकर वह जवाब देने के सिवाय ही तेज रफ्तार से अंदर चली गई। सोने का समय हुआ तो रेखा मेरे बिस्तर पर चली आई। मैं एक करवट लेटा हुआ था। मेरी कमर पर चढ़ने की कोशिश करते हुए उसने कहा, चाचा जी, कहानी सुनाइए। फिर तुम मेरे साथ सोगी? हाँ, मैं मम्मी से पूछा ही हूँ।
मैं सीधा होकर पीठ के बल लेटा तो वह अपनी कोहनियाँ मेरी छाती पर रखकर मुंह अपने हाथों पर टिकाकर मेरा चेहरा ताकने लगी। मैंने कहा, एक था राजा, फिर? वह खाता था काजू, जाकर बैठा आँख पर। उसने आधे में ही मुझे काट कर कहा, ये कहानी तो मैंने कई बार सुनी है। मैंने थोड़ा सोच विचार कर कहा, एक था राजा, उसे संतान ही नहीं होती थी। यह कहानी तो मम्मी ने मुझे सुनाई है। मैं फिर सोच विचार में डूब गया। उसने मुझे झकझोरते हुए कहा, चाचा जी, कहानी सुनाइए ना। मैंने अपना गला साफ करते हुए कहा, एक राजा था, उसे 7 बेटियां थी। उसने खफा होकर कहा, यह कहानी भी मैंने सुनी है। मैंने हार मानते हुए कहा, मुझे दूसरी कोई कहानी नहीं आती। मम्मी कहती है, आप तो कहानियां बनाते हैं, मुझे राजाओं की कहानियां नहीं आती है। एकदम उसने कहा, मैं आपको कहानी सुनाऊं? सुनाओ। यह कहानी आज ही मम्मी ने मुझे सुनाई है। अच्छा, सुनाओ तो भला। पाकिस्तान के एक गांव में एक लड़की रहती थी। चाचा जी, पाकिस्तान बहुत दूर है ना? हाँ, तुम कहानी सुनाओ। वहाँ एक लड़का आया, उसका उस गांव में ननिहाल था। कुछ रुककर उसने फिर कहा, वे दोनों साथ में खेलते थे, अद्दी दद्दी डनी का खेल खेलते थे। चाचा जी, अद्दी डनी दद्दी डनी का खेल क्या होता है? तुमने अपनी मम्मी से नहीं पूछा? उसने कहा, अपने चाचा जी से पूछना। जैसे तुम गुड्डो और गुड़ियों का खेल खेलती हो, उसी तरह बहुत पहले गांव में लड़के और लड़कियां गुड्डे और गुड्डियां बनते थे। फिर क्या होता था? तुम अपनी कहानी सुनाओ। उसने क्षण भर रुककर कहा, लड़का लड़की का दूल्हा बनता था। उस लड़के ने लड़की से कहा कि बड़ा होकर मैं तुम्हारे साथ ही शादी करूंगा। शादी क्या होती है चाचा जी? तुम अपनी मम्मी से पूछाओ। मम्मी नहीं बताती। तुम पहले अपनी कहानी सुनाओ, तो बाद में मैं तुम्हें बताऊंगा। वह लड़का जब उस गांव में आता था तो हर बार उस लड़की से यही बात कहता था। मेरे मुंह से अचानक ये शब्द निकले, फिर क्या हुआ? वह लड़का कॉलेज में गया। कॉलेज क्या होता है चाचा जी? मैंने बेसब्र होकर पूछा। तुम कहानी सुनाओ। लड़के ने लड़की को भुला दिया। फिर? लड़की आस लगाकर बैठी रही। आस क्या होती है चाचा जी? मेरे चेहरे पर पसीना आ गया। मैंने पसीना पोंछते हुए कहा, आखिर क्या हुआ? आखिर क्या हुआ? उसने मानो अपनी याददाश्त पर जोर देते हुए कहा, वह लड़का फिर उस गांव में नहीं आया और लड़की की शादी उसके माँ बाप ने किसी दूसरे लड़के से कर दी। मुझे मानो सांप सूंघ गया। मेरी जबान से एक शब्द भी न निकला। उसने शरारती तरीके से कहा, कहानी खत्म हुई, अब एक आना दो। मैंने हंसने की कोशिश करते हुए कहा, यह भी कोई कहानी है? मैंने भी मम्मी से ही कहा था। मम्मी ने पहली बार ऐसी कहानी सुनाई है जिसमें लड़के और लड़की की शादी नहीं होती। मैंने पूछा, फिर उस लड़के का क्या हुआ? उसने क्या कहा? उसने कहा, लड़का पहले बहुत दूध पीता था, अब बिल्कुल नहीं पीता। मैं अचानक उठ बैठा। मेरी हालत उस आदमी की तरह हो गई थी जिसे सांप ने काटा हो और जहर उसकी नस नस में फैलकर उसके पूरे शरीर को पीड़ित कर रहा हो। उसी समय मोहन बाहर निकला। मुझे परेशान देखकर उसने कहा, रेखा ने शायद तुम्हें बहुत तंग किया है। मैंने रुमाल से अपना चेहरा पोंछते हुए कहा, गांधी चौक से बस चलती होगी। उसने घड़ी देखकर कहा, 10:30 बज गए हैं, अब बंद हो गई होगी। फिर भी क्यों? मैं चारपाई से उठकर खड़ा हो गया और पूछा, टैक्सी मिलेगी? मुझे किसी से आज जरूर मिलना है। मोहन ने गंभीर होकर कहा, तुमने तो यहाँ रात रहने का वादा किया है। सुबह को वह बड़ौदा चला जाएगा। मैं चारपाई से उठ खड़ा हुआ। रेखा ने रोने सी आवाज में कहा, चाचा जी, आप जा रहे हैं, मेरे साथ सोएंगे नहीं? मोहन ने कहा, लेखक होना भी मुसीबत है। मैंने रेखा से कहा, तुम मेरे साथ चलोगी? उसने बेधड़क कहा, मम्मी चलेगी तो मैं भी चलूंगी। मेरा मूड खराब हो गया। मोहन ने कहा, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ, स्टेशन रोड पर शायद कोई टैक्सी मिल जाए। मैंने रेखा को गोद में उठाकर कहा, मम्मी से कहना कि वह लड़की उस लड़के से शादी करके दुखी हो जाती, अब वह बहुत सुखी है। बरामदे के दरवाजे की ओर से एक जनानी आवाज आई, गोया कोई अपने आप से ही बात करते हुए कह रही थी, औरत के सुख की नापतोल मर्दों से निराली होती है। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। मोहन कपड़े बदलकर मेरा जैकेट भी लेता आया।
मैंने जैकेट पहना और बरामदे से नीचे उतरा। मोहन ने हंसते हुए कहा, सुबह को उससे ना मिल सकोगे? न, कहकर मैं आगे बढ़ा। मोहन पीछे कहता आया, बचपन वाली जिद की आदत अभी तक तुम में है। पीछे रेखा की आवाज आई, चाचा जी टाटा, फिर कब आएंगे? मैंने मुंह पीछे फेरने की जगह केवल हाथ के इशारे से ही उससे विदाई ली। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी यह भी कोई कहानी है, सिंधी साहित्यकार गोविंद माल्ही जी की लिखी हुई, और आवाज मेरी, मैं अपर्णा रमेश। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। एक लाइक कीजिएगा अगर कहानी अच्छी लगी हो तो। कहानी पढ़ते हुए पता नहीं क्यों मुझे बचपन में पढ़ी हुई कहानी उसने कहा था कि याद आ रही थी। क्या आपको भी ऐसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जल्दी ही मिलती हूँ एक और बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।